देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो जख्म बन जाती हैं। ऐसे गहरे जख्म जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते रहते हैं। और भारत का बंटवारा एक ऐसी ही कहानी है। अब इस पूरी कहानी को समझना है तो इसके सबसे अहम किरदार से मिलना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन उस जिन्ना से नहीं जिन्हें हम पाकिस्तान के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, बल्कि उस जिन्ना से जिन्हें सरोजनी नायडू जैसी शख्सियत ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एकता का वो राजदूत बंटवारे का सबसे बड़ा पैरोकार कैसे बन गया? एक इंसान के सफर में एक मुल्क के दो टुकड़े होने की कहानी छिपी है। चलिए इस सफर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्ना हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनकी शुरुआती और बाद की राजनीति में सच में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ थे लंदन में पढ़े लिखे अंग्रेजी सूट पहनने वाले बैरिस्टर जिन्ना। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और एक मजबूत सेक्युलर हिंदुस्तान की वकालत करते थे। और दूसरी तरफ थे शेरवानी पहने कायदे आजम, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी। ये थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं जो एक साथ रह ही नहीं सकते। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था, इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी। बंटवारे के बीज असल में ब्रिटिश हुकूमत के फूट डालो और राज करो की पॉलिसी में छिपे थे। अंग्रेज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बनाए रखना है तो उसका एक ही तरीका है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में उलझाए रखो। इसकी शुरुआत होती है 1905 में बंगाल के विभाजन से। कारण बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेकिन असली मकसद था हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग करना। फिर 1909 में आए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब अब मुसलमान सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। इसने राजनीति में धर्म का जहर पूरी तरह से घोल दिया। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या थी? उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। लेकिन देखिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सिर्फ अंग्रेजों को दोष देना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। आज़ादी की लड़ाई के हमारे अपने नेताओं के बीच जो मतभेद बढ़ रहे थे, जो पर्सनल टकराव थे, उन्होंने भी एक साथ रहने की उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये टकराव सबसे ज्यादा हमें दिखता है गांधी और जिन्ना के बीच। जिन्ना का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई कानून और संविधान के दायरे में बंद कमरों में लड़ी जानी चाहिए। वहीं गांधी राजनीति को आम लोगों के बीच सड़कों पर ले आए थे। जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन जैसे धार्मिक मुद्दे को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा तो जिन्ना को डर लगा कि यह धर्म और भीड़ की राजनीति देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसी गहरे मतभेद के चलते 1920 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आया 1937 के प्रांतीय चुनावों में। इन चुनावों में कांग्रेस को मिली एक तरफा जबरदस्त जीत और मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बुरी तरह हार गई। ये जिन्ना और लीग के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शॉक था। अब चुनाव के बाद जिन्ना को लगा था कि चलो मिलकर सरकारें बनाते हैं, लेकिन अपनी भारी जीत के जोश में कांग्रेस ने इस ऑफर को साफ साफ ठुकरा दिया। ये एक ऐसी राजनीतिक गलती थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और कांग्रेस के इसी एक ना ने जिन्ना की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका जो डर था ना, वो अब यकीन बन चुका था कि एक आज़ाद एक साथ रहने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों को कभी बराबरी का राजनीतिक हक नहीं मिलेगा। सत्ता हमेशा मेजॉरिटी के हाथ में ही रहेगी। और इसी डर, इसी सियासी अकेलेपन से जन्म होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की विचारधारा का। अब जिन्ना पूरी तरह मान चुके थे कि मुसलमानों के अधिकारों और उनके भविष्य को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक अलग मुल्क, पाकिस्तान। अब तक जो लड़ाई सिर्फ बहसों और कागजों पर थी, वो अब सड़कों पर उतरने वाली थी। और जब सियासत सड़कों पर उतरती है तो वो अपने साथ सिर्फ नारे नहीं, खून लेकर आती है। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो जिन्ना ने टकराव का रास्ता चुना। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया। मैसेज क्लियर था, अब पाकिस्तान लेकर रहेंगे, चाहे लड़कर ही क्यों न लेना पड़े। इसका नतीजा वो इतना भयानक था कि इंसानियत भी कांप जाए। कलकत्ता की सड़कें लाशों से पट गईं। सिर्फ 72 घंटों में 5000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। और यह हिंसा की आग देखते ही देखते पूरे बंगाल, बिहार और पंजाब में फैल गई। इस भयानक खून खराबे को देखकर वो नेता भी हिल गए जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल जैसे लीडर्स को भी ये लगने लगा था कि अगर अब बंटवारा स्वीकार नहीं किया तो पूरा देश गृह युद्ध की आग में जलकर राख हो जाएगा। तो ये तो तय हो गया कि बंटवारा होगा, पर सवाल था कि ये लकीर खींचेगा कौन,
कैसे खींची जाएगी वो लाइन जो सिर्फ जमीन नहीं, घर, परिवार और दिल बांटने वाली थी। और इस काम को करने की जल्दबाजी ने इस त्रासदी को और भी भयानक बना दिया। ये काम दिया गया एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ को। मजे की बात यह कि वो इससे पहले कभी हिंदुस्तान आए नहीं थे। उन्हें दिए गए पुराने नक्शे, आधे अधूरे आंकड़े और सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त। सोचिए, 5 हफ्तों में करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करना था। और सबसे अजीब बात, इस बंटवारे की लकीर का ऐलान आज़ादी के 2 दिन बाद किया गया। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। 14 और 15 अगस्त को दिल्ली और कराची में आज़ादी के जश्न मन रहे हैं, और उधर पंजाब और बंगाल के लाखों लोगों को ये तक नहीं पता कि वो किस देश में हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। और फिर जब 17 अगस्त को उस लकीर का ऐलान हुआ तो शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक पलायन। आंकड़े देखिए, करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, 10 से 20 लाख लोग मारे गए। ट्रेनें आती थीं लेकिन उनमें जिंदा इंसान नहीं, लाशें भरी होती थीं। ये एक ऐसी दर्दनाक विरासत थी जिसका जख्म आज भी दोनों मुल्कों की रूह में जिंदा है। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो जिन्ना आज़ादी के बस 1 साल बाद ही इस दुनिया से चले गए। वो अपने बनाए मुल्क को बनते हुए ठीक से देख भी नहीं पाए। तो बंटवारे की ये कहानी सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जब सियासत में बातचीत की जगह नफरत और अहंकार ले लेते हैं तो नक्शों पर लकीरें तो खिंच जाती हैं, लेकिन उसकी कीमत इंसानियत को अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। और ये एक ऐसी कीमत है जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।